प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं हमारे संस्थान से ईएसआई के पद पर चयनित रुचि साहू जी से। और हर मुलाकात का एक विशेष उद्देश्य रहता है। सफलताएं तो मिलती हैं, पर जिन सफलताओं के साथ कुछ ऐसी बातें जुड़ जाती हैं जिससे वो बच्चा जो परेशान हो रहा है, जिसे कुछ सीखना चाहिए, समझ जाए। और जिन विद्यार्थियों में बड़ी ही ईमानदारी होती है, वैसे अधिकांश चयनित विद्यार्थियों में गुण रहता है कि वो अपनी अच्छाइयाँ भी बताते हैं, अपनी समस्याओं को भी गिनाते हैं, अपने संघर्ष को भी बताते हैं। तो ऐसा ही एक थोड़ा सा अद्भुत संघर्ष रुचि जी के साथ रहा, रुचि के साथ रहा, इसलिए मैं आपसे उनको विशेष मुलाकात करा रहा हूँ। मेंस की तैयारी इनकी थी, प्री मेंस दोनों एक साथ कर रही थी, और उसके बाद ये प्री में 2 बार 3 बार रुक गई। पर जैसे ही इन्होंने प्री क्लियर किया, पहले अटेम्प्ट में इनको पद मिला। तो ऐसे बच्चे जो प्री में बार बार असफल होते रहते हैं, वो इनकी बातों से, इनके अध्ययन से प्रेरित होंगे। तो अब तो सफलता ही सफलता है, आगे और ऊंचे पद पर आप जाएं, हमारी शुभकामनाएं हैं। पीछे की बातें तो अतीत है, पर उससे भविष्य को प्रेरणा मिलेगी। आपको एक बार बहुत बहुत बधाई। हम शुरुआत आपकी स्कूल की लाइफ से करना चाहेंगे, आपके बचपन के दिनों से करना चाहेंगे। आपने अध्ययन कहाँ से शुरू किया, कैसे किया, स्कूल, कॉलेज, उसको पहले याद कर लें। सर मैंने बहुत सारे स्कूल चेंज किए हैं। पहले मैं गांव में थी, तो गांव में तो दूसरी तीसरी तक ही पढ़ी थी। उसके बाद फिर चौथी से मैंने मानसरोवर विद्यालय जंजगिरी से किया है। मानसरोवर से की हूँ तो हिंदी मीडियम था, तो घर वालों को लगा कि 5वीं में अच्छे परसेंट आए हैं, तो आजकल इंग्लिश का ज़माना है, तो इंग्लिश मीडियम में डाल दिया गया मुझे। तो हालांकि अच्छा रहा, उस समय के अनुसार मेरा चयन किया गया था कि इंग्लिश मीडियम में डालते हैं। तो डायरेक्ट सीबीएसई में थोड़ा सा मुश्किल रहा, क्योंकि 5वीं तक हिंदी मीडियम में थी, उसके बाद फिर इंग्लिश मीडियम में चली गई, और वो भी सीबीएसई में। तो थोड़ा मुश्किल था सर। उसके बाद फिर 10वीं तक एक स्कूल में किया, फिर 11वीं 12वीं में लगा कि किसी और स्कूल में ज़्यादा अच्छा पढ़ाई होता है, जहाँ पे वहाँ पे जाना चाहिए। तो ज्योति विद्यालय से मैंने अपनी 11वीं 12वीं की क्लास पूरी की है। चरोदा में है ज्योति विद्यालय, चरोदा करके। उसके बाद फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है बैचलर्स ऑफ आर्ट्स में, प्राइवेट से किया है, खूबचंद बघेल कॉलेज से किया है, जो भिलाई 3 में है। उसके बाद से सर फिर 2019 में वो कंप्लीट हो गया, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था 2019 में। उसके बाद फिर मैंने रायपुर में पटेल ट्यूटोरियल, क्योंकि मेरी सिस्टर जो है वो ऑलरेडी तैयारी कर रही थी, तो पटेल ट्यूटोरियल से ही की थी। तो मेरी बहन का इन्फ्लुएंस मेरे घर में थोड़ा ज़्यादा है, तो उसने ही मेरे भाई को भी पटेल ट्यूटोरियल में ही एनरोल कराया। तो वो भी फिर इन्फ्लुएंस, क्योंकि यहाँ टीचर्स इतने अच्छे से पढ़ा देते हैं कि अपने आप एक अट्रैक्शन हो जाता है कि नहीं, हमको बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट मिला है, तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो फिर तीसरी मैं भी थी कि अपने घर से मैं भी यहीं एनरोल हुई हूँ। तो रायपुर में मैं इंस्टीट्यूट में एनरोल हुई थी, तब मेरा कॉलेज जस्ट ख़त्म हुआ था। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि कॉलेज ख़त्म हुआ था, कॉलेज में परसेंटेज अच्छे थे मेरे। एक्चुअली सर वो पॉलिटेक्निक यहाँ बताना पड़ेगा मुझे कि मैंने साथ में पॉलिटेक्निक किया था, तो मेरा इतना अच्छा था वहाँ पे परसेंटेज कि मेरा पीजीसीआईएल में सिलेक्शन हुआ था अप्रेंटिसशिप के लिए। वो परसेंटेज बेस से रहता है, तो इसीलिए वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मैंने कोचिंग छोड़ के पीजीसीआईएल ज्वाइन किया था। फिर 6 महीने मैंने किया, तो मुझे थोड़ा रुझान था कि मैं अपने स्टडीज़ को ही आगे बढ़ाऊँ। मुझे परमानेंट जॉब चाहिए था। अप्रेंटिसशिप क्या है कि 1 ही साल के लिए होता है, तो मैं क्षण भंगुर की खुशी नहीं चाहती थी, मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चाहती थी। इसीलिए फिर मैंने उसको 6 महीने में ड्रॉप कर दिया, रिज़ाइन किया। और फिर उसके बाद फिर मैंने फिर से कोचिंग ज्वाइन करने का सोचा, तो कोरोना आ गया सर उस टाइम पे, तो फिर वो ब्रेक हो गया मेरा। उसके बाद फिर मैंने जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ 2021 के आसपास, फिर मैंने फिर से प्री ज्वाइन किया, पटेल ट्यूटोरियल में ही किया है। फिर मैंने यहाँ से कंटिन्यू स्टडीज़ किए थे। फाउंडेशन सर मेरा यहीं से बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कुछ नहीं पढ़ते हैं जो हमें पता हो। हमको स्कूल वगैरह में कोई खास कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता होता है, ना ही हमको हिस्ट्री पता होता है। हम लोग पढ़ते हैं, पर वो पढ़ने जैसा ही पढ़ते हैं, समझने के लिए नहीं पढ़ते हैं। तो जब कोचिंग है तो पता चला कि सब्जेक्ट्स को पढ़ना नहीं है, सब्जेक्ट्स को समझना है, और समझ मुझे यहीं से मिली है। बहुत हेल्प किया सर मेरा आगे भी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पढ़ के नहीं लिखना था, समझ के लिखना था। समझ बहुत ज़रूरी थी। रैंडम क्वेश्चन समझ से ही लिखाते हैं, पढ़ के तो बहुत सारे ज्ञान होते हैं जो आप भूल जाते हैं। जब तक आप कहानियों के थ्रू उसको समझेंगे नहीं, तब मतलब तक हम नहीं लोग लिख जो पाएंगे। विस्तार से बताते रहते जी हैं सर। प्रारंभिक परीक्षा में, वो आपको सहायक होता है, जी हमको सर, भी अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है थोड़ा सर। सा मैं चर्चा को और ले जाना चाहूँगा। जब मैं आपका मॉक इंटरव्यू ले रहा था, जी सर। तो आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई थी, जी सर। मुझे अभी भी याद है।
और आपकी पर्सनालिटी को लेके मैंने कहा भी था कि आपकी पर्सनालिटी बहुत प्लीजिंग है, शांत है, सुखद है और ये कविता आपके व्यक्तित्व को सूट भी कर रही, मैच भी कर रही है। तो एक बार फिर से उस कविता को सुनाएं ताकि विद्यार्थी भी आनंदित हों कि आपने अपने इंटरव्यू में कौन सी कविता सुनाई। सर मैंने अपने सपने को लेकर लिखा था क्योंकि मेरी हॉबी भी वही है। मैंने इंटरव्यू में भी अपनी हॉबी के बारे में बताया था। तो मैंने लिखा था कि उसकी हेडलाइंस थी कि सपना क्या होता है। सपना क्या होता है? सपना अपना भी कभी होता है, जो रात में आता है वो भूल जाता है। दिन का सपना खूब रुलाता है, कभी आंखें बंद करने पर आता है तो कभी खुली आंखों से सपने दिखाता है। सपना कभी हकीकत बन जाता है तो कभी हकीकत भी सपनों सा नजर आता है। सपना कभी अपनों के लिए होता है तो कभी सपना ही अपना होता है। किसी के सपने में सपना होता है तो किसी का सपना ही सपने में होता है। मतलब सपना तो होता है लेकिन क्या का जवाब सबका अपना अपना होता है। थैंक यू। बहुत शानदार। और कुछ लिखती हैं, कुछ बताना चाहेंगी? बहुत मतलब ये सधी हुई कविता है, मतलब कोई सिद्ध हस्त साहित्यकार ऐसा लिखे उस शैली में आप लिख रही। मैं तो लिटरेचर हिंदी वाला हूँ, पढ़ते ही रहता हूँ, तो एक ही लिखी कि हाँ आपने और बहुत सी कविताएं लिखी हैं? कुछ और बताना चाहें? आज आपका दिन है, आज आपको हर कोई सुनेगा। मुझे देख के बोलने का मौका मिले सर तो मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि मैंने अपनी सबसे पहली कविता अपनी माँ के लिए लिखी थी। बोल सकती हैं, तो आपके पास यदि है आपके फोन पे तो आप बोल सकते मैंने अपनी हैं। माँ के लिए कविता लिखी थी और मैं चाहती थी कि मुझे कभी कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म मिले। मैंने किसी को नहीं सुनाया है। मेरा सपना था, ये भी मेरा सपना था। ये भी सहयोग है, हमने कोई भी इसमें सोचा भी नहीं था, पर अच्छी बात है। सपना था सर कि बिल्कुल मैं किसी भी डेट पे अपनी माँ की कविता किसी भी प्लेटफॉर्म में सुनाने का मुझे मौका मिले। हालांकि मेरा सपना था कि मैं डिप्टी कलेक्टर बनकर नहीं तो आप वो भी आप बनेंगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी जो क्षमता है, आप जिस तरीके से मेहनत करती हैं, आप में जो लगन है और इंटेलिजेंसी है, वो सबके सामने आने का समय आ रहा है। ये पहली सफलता आपको मिली है और ये पहली सफलता भविष्य की सफलताओं की सीढ़ी बनेंगी और यही समय है बिल्कुल जिसमें आप अपनी माँ के लिए बिल्कुल आप चेक करें, आप अपना समय लें आराम से और फिर आप सुनाएं जरूर। तो देखिए विद्यार्थियों, अभी प्री के पैंतरों पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ये कहती रही हैं कि मैंने कई प्रकार से प्री कैसे निकाला जाए इसके लिए ट्राई किया, पर जब सफलता मिली तो फिर सीधे ये पोस्ट तक ही पहुंची हैं। तो पहले इनकी कविता सुनते हैं, फिर आप वेट कीजिएगा कि प्री के लिए इन्होंने किस किस प्रकार के तरीके अपनाए थे जब बार बार ये रुक रही थी और कैसे अपने आप को ये संभालती थी। ये हम इनसे सुनेंगे। सर मुझे जितना आ रहा है मैं सुना देती हूँ। एक्चुअली मुझे ढूंढने में ना टाइम लग जाएगा। जिस दिन का इंतज़ार की थी वो आया तो मैं कर ही नहीं पाई। थोड़ा सा है सर, सुनाने की कोशिश करती हूँ, अगर नहीं हो पाएगा तो कट। माँ के लिखा था। माँ, मेरा हेडलाइन ही माँ है। तो माँ के लिए क्या कहूँ। माँ तो माँ होती है, किसी और का तो नहीं पता, पर मेरे शब्दों में माँ कहाँ पूरी बयां होती है। माँ तो अपने बच्चे से प्यार करती ही है, पर बच्चे के लिए माँ पूरी आसमां होती है। एक ने मुझे रास्ता दिखाया, दूसरी ने मेरा साथ निभाया। लगता है दोनों मिले हुए थे, इसलिए जो नहीं करना चाहा वो भी मुझसे पूरा किया। कोई बात नहीं, इतनी बातें आपकी पहुंच रही और पंक्तियां याद आ रही हैं? हाँ, याद आ रहा है सर मुझे। एकदम इत्मीनान से, आपका मंच है। मैंने ये माँ के लिए लिखा था। तो मेरी माँ में मेरी अपनी माँ है और एक देवी माँ है। उसके लिए है कि एक से कहती हूँ ख्वाहिशें सारी, दूसरी को पता है ज़रूरतें मेरी। लगता है दोनों मिले हुए हैं, सॉरी इसमें वो हो जा रहा है कि लगता है दोनों मिले हुए हैं, इसलिए जो नहीं करना चाहा वो भी मुझसे पूरा कराया। सॉरी सर, मैं एकदम मिसमैच। कोई बात नहीं, बोल तो नहीं, आप सही बोल रही, मिसमैच भी नहीं कर रही हैं आप। तो एक मतलब ना, एक अच्छे व्यक्ति की निशानी होती है कि वो अपने आप को थोड़ा सा हम्बल रखता है। उसको लगता है कि मुझसे कुछ गलतियां हो रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चर्चा को फिर आगे बढ़ाते हैं, आपकी बातें भी पहुंच रही हैं। हाँ बिल्कुल, आपको याद आएगा, लास्ट में सुना दीजिएगा। तो प्री के पैतरे, मुद्दे बदलते हैं। आप भी बोल रही थी, ये शब्द सुन के मुझको बड़ा अच्छा लग रहा था और हमारे विद्यार्थी ऐसे कई प्रकार के पैतरेबाजी में विश्वास रखते रहते हैं। तो हाँ, पैतरे कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या पैतरे थे, थोड़ा बच्चों को बताइएगा। सर मुझे पहले तो लगा था कि मेरा 2021 का फर्स्ट अटेम्प्ट था, मतलब CGPSC 2021 वाला पहला था, तो बहुत टफ आया था। तो मुझे लगा कि मैं CSET में फेल हो गई, तो पता ही नहीं था रिजल्ट में क्या हुआ है। एक्चुअली बाद में पता चला कि मैं CSET में पास हूँ। तो उस साल मेरा ये हुआ कि मैं CSET को फोकस करने लग गई कि नहीं बस अब मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी, इतना पढ़ा है सर मैंने मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी
मतलब लिख लिख के पढ़ा है मुझे, जबकि ये प्री में ज़रूरत भी नहीं है आपको कि आप लिख के पढ़ें, तो भी मैं लिख के पढ़ती थी कि नहीं कोई भी मिस्टेक नहीं छोड़नी है। तो पहला साल तो मैंने वो किया। फिर दूसरा साल मुझे किसी ने बोला कि आप एमसीक्यूज़ कम सॉल्व करती होंगी, तो इतने एमसीक्यूज़ घटना चक्र ले लिए, सारे घटना चक्र लगाने लग गई मैं, घटना चक्र से सॉल्व किए, टेस्ट सीरीज़ देने लग गई। लॉन्ग टर्म टेस्ट सीरीज़ देती थी सर मैं, मार्च से जो चालू होता है नेक्स्ट फेब तक, वो सब टेस्ट सीरीज़ देने लग गई। फिर तीसरी बार में मुझे ऐसा लगा कि तीसरी बार में भी फेल नहीं हुआ, समझ नहीं आता था सर कि गलती कहाँ हो रही है। इतनी गलतियाँ ढूंढती थी मैं, इतनी गलतियाँ ढूंढती थी, मतलब खुद की इतनी क्रिटिक बन गई थी, क्रिटिसाइज करते करते मैं अपने आपको अप्रिशिएट करना भूल गई थी कि मैं कुछ अच्छा करी, मेरा ध्यान जाता ही नहीं था कि मैं इस चीज़ को ना बार बार, जैसे बच्चे मेंस में भी रुकते हैं तो अपनी आंसर सीट को लेके मेरे पास आते हैं, सर कमी बताइए कमी बताइए, मैं उनको हमेशा रोकता हूँ, नहीं अपने को इतना ज़्यादा आप कमियों के फील्ड में मत लाइए, आपके अंदर क्षमताएं हैं, वक्त आएगा। थोड़ी सी बातों से क्या हो जाता है, और वैसे भी कोई असफल होता नहीं, चयनित हुआ नहीं हुआ वाली बात रहती है। कम पद हैं, सीमित संख्या में लोगों को पद मिलना है, और एक इंटेलिजेंट बच्चा सफलता या असफलता से अपने को जोड़ता है। आप संभल के रहीं इतने 3 अटेम्प्ट तक, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बाकी बच्चे भी समझें, अपना क्रिटिक कम बने, इनका मनोबल ऊंचा रहा, ये आपके सामने हंसती मुस्कुराती बैठी हैं। मेरे सराउंडिंग बहुत अच्छी थी सर। हालांकि मैं लास्ट बताना चाहूँगी कि मैं लास्ट में जो मेरा पैतरा था फाइनल, वो ये था कि मैं हर टेस्ट सीरीज जो देती थी, लगभग 30 से 32 टेस्ट सीरीज देते हैं हम लोग, मतलब सॉल्व करते हैं पेपर टेस्ट सीरीज में, उसमें मैं हर एक टेस्ट सीरीज के, मतलब पहले से लेकर 32 तक के, उसमें क्योंकि रिजल्ट ऐसा आता है कि आप सही अटेम्प्ट कितना किए, सही कितना किए, गलत कितना किए, और आप कौन से रैंक में हैं, तो वो मैं सब कुछ एक डायरी में नोट करने लग गई थी। मैंने किसी से सुना था तो मुझे लगा कि मुझे भी करना चाहिए, कि मुझे अपना प्रोग्रेस पता चलेगा कि मैं क्या कर। उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ सर कि मुझे पता चला कि मैं हर टेस्ट में कितनी गलतियाँ करती हूँ, और क्योंकि इतनी गलतियाँ तो नहीं करनी थी और मुझसे गलतियाँ ही होती थी, 50-50 मेरा लगता नहीं है, मतलब 50-50 में मैं रॉन्ग ही अटैम्प्ट रॉन्ग आंसर ही टिक कर पाती हूँ, ऐसा लगता है। तो वो मुझे पता चला कि ये लास्ट, और ये मेरे लिए हेल्पफुल रहा कि मैं 1 से लेकर 32 तक अपने प्रोग्रेस देख पाई कि हाँ मैंने कहाँ कितने क्वेश्चंस सही किए, कितने क्वेश्चंस गलत किए, कितने अटेम्प्ट करने थे, कितने नहीं करने थे। वो मेरा एनालिसिस बहुत अच्छा हो गया था वहाँ पे कि हाँ अब मुझे ये करना है, इस तरीके से तो प्री निकल जाएगा। और लिटरली ये मुझे हुआ कि अब कितने अटेम्प्ट करने मुझे पता चलने लगा, क्योंकि एक के बाद अब आप नहीं लिखते हैं। तो अगर जैसे आपने पहला पेपर दिया और 5वां पेपर, आप पहला भूल जाते हैं कि आप पहले में कितने गलत किए थे, पर क्योंकि मैं लिखती थी तो मैं जब भी देखना चाहती तो मुझे दिख जाता था वो। तो ये मेरा, मुझे सबसे अच्छा जो लास्ट में लगा शायद वो ये था कि इससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था। ऑलरेडी बहुत मोरल डाउन हो गया था मेरा, तो इससे मेरा और वैसे भी सहज स्वाभाविक रूप से ना आप तैयारी बंद नहीं करेंगे तो नॉलेज का स्तर भी बढ़ते जाता है, मनोबल ना गिरे। आप जो कुछ भी कर रही थी, लगातार ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, लगातार आप तैयारी जारी रखेंगे तो आप अप होते जाते हैं अपने आसपास के सराउंडिंग से। ये भी एक सामान्य सा फैक्ट होता है जिसको विद्यार्थी नहीं समझ पाता। हर वर्ष आप क्या हो रहे हैं, दूसरों से ऊपर उठ रहे हैं। और शुरुआती दौर में जब आप प्री देते रहते हैं ना, विद्यार्थियों को भी हमारा क्लासरूम का भी संदेश रहता है, शुरुआती दौर में बच्चा प्री देते रहता है तो उससे ज़्यादा अनुभवी और उससे ज़्यादा और भी पोस्ट पा चुके लोग, उनसे उसका मुकाबला रहता है। तो पहली असफलता को, दूसरी असफलता को दिल से नहीं लगाना चाहिए। पर क्या करें, मानव स्वभाव है। एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट विद्यार्थी, ऐसा लगता है कि पहले अटेम्प्ट में मैं सफल हूँ, नहीं होता है तो अपने आप में वो कमी से देखने लगता है। लेकिन अंत भला सो सब भला। जाते जाते आप विद्यार्थियों को कुछ संदेश देना चाहेंगी तो बताइए। क्योंकि मैं 3 अटेम्प्ट्स प्री के नहीं क्लियर कर पाई थी, तो मेरा तो फोकस हमेशा ये रहा है कि असफलता तो होते रहता है, पर वो कंसिस्टेंसी बहुत मेन है कि आप अगर कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं तो शायद किसी ना किसी दिन तो आप सफल हो ही जाएंगे। मुझे ये लगा कि मैं अपना जर्नी नहीं छोड़ी, किसी और चीज़ में नहीं भटकी, मुझे ये जॉब कर लेनी चाहिए, मुझे वो चीज़ कर लेनी चाहिए, आता था दिमाग में, ऐसा नहीं आता है, पर फिर भी एक था कि नहीं सीजीपीएससी ज़रूरी है, सीजीपीएससी तो करना ही है। तो वो मुझे लगा कि जब हम इतना एम्बिशन लेके आए हैं तो एक अटेम्प्ट कौन क्यों नहीं, खुद को झुठलाते रहिए, झुठलाते झुठलाते एक दिन आप सफल हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, बहुत बहुत बधाई। और आपसे फिर मुलाकात करते हैं जब आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगी, राज्य प्रशासनिक सेवा का और उच्च पद पाएंगी। तो अभी के चयन को आनंद से महसूस करें। आपके लिए खुशियों का मार्ग हमेशा प्रशस्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।